बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और 10th का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मज़ीद इस तरह की वीडियोस और ये हम सीरीज़ में ही इंशाल्लाह जो है ना इसको लेके चलेंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज। और इस चैनल पे आपको हर एक्सरसाइज का सलूशन मिलेगा, हर क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो उसकी अपडेट आपको मिल सके। तो अब जो है ना हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है पहले तो वो समझना चाहिए आपको। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसमें चेंज आए। वेरिएबल का मतलब होता है मुतहर्रिक। कि आपने ये क्वेश्चन किए हैं 5th से लेकर अब तक आप करते आ रहे हैं कि आपके पास x की वैल्यू अगर एक क्वेश्चन में और आती है तो दूसरे में और आती है, तीसरे में कुछ और आती है, अगले में कुछ और आती है। x वेरिएबल का मतलब ये है कि वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हर क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। तो ये होता है वेरिएबल, मीन के वो कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है और वो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हर क्वेश्चन में वो चेंज होती रहती है। तो एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कि अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई हो और उसकी जो डिग्री हो वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। अब इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो जिसकी जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसको बोलते हैं, वो ये वाली होती है कि ax² + bx + c = 0। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि a जो है ना आपके पास a डज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। जो a होता है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। वो क्यों होता है डज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्यों दी जाती है, इसकी वजह क्या है इसकी? क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा है ना कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम सपोज़ कर लेते हैं कि हम इसमें अगर 0 पुट कर लें तो हमारे पास किस तरह की इक्वेशन बनेगी। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें इस इक्वेशन में आप a = 0 पुट कर दें। जैसे ही आप इस इक्वेशन में a 0 पुट करेंगे तो ये जो टर्म होगी आपके पास ये 0 हो जाएगी। जब ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। वो कौन सी होगी, bx + c = 0। जब ये टर्म आपके पास आएगी तो इस इक्वेशन को आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि आपके पास इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 बच गई है। तो इसलिए इसमें b एंड c तो 0 हो सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। चाहे b 0 हो जाए या c 0 हो जाए या दोनों भी 0 हो जाएं, नो इशू। लेकिन इसमें a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे x की पावर 2 हर हाल में होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसमें जो आपके पास a, b एंड c हैं ये यहाँ पे रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर देखें, आप जानते हैं कि आपके पास ये लाइन होती है, इसको आप बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रियल लाइन है। और रियल लाइन के मिड में होता है 0। इस साइड पे जो आपकी होती है क्या, RHS, और ये होती है आपकी LHS। अब जो आपकी 0 से इस साइड वाले तमाम नंबर होते हैं वो होते हैं कौन से? वो होते हैं नेगेटिव नंबर। वो तमाम कौन से होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और ये तमाम क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। यहाँ 0 से लेकर इस साइड पे इन्फिनिटी तक तमाम एलिमेंट्स नेगेटिव होंगे और 0 से लेकर राइट साइड पे इन्फिनिटी तक तमाम एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे। तो अब रियल नंबर पे
क्या हैं आपके पास, पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं, डिवीजन में भी हैं, पॉइंट्स में भी हैं। तो ए बी सी कुछ भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, वो डिवीजन में भी हो सकता है, वो पॉइंट्स की शक्ल में भी हो सकता है। तो ए कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ जो है ना वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। नहीं, वो आपके पास माइनस में भी हो सकते हैं, वो आपके पास प्लस में भी हो सकते हैं, वो आपके पास डिवीजन फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो आपके पास पॉइंट फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको जर्नल फॉर्म या क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। ये तो है जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखें मैंने ऊपर लिखा है ना कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर। अगर आप इसको और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लें तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे है। अब यहाँ पे आपके पास एक जगह पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे आपके पास बी की जगह पे क्या है, माइनस का 7 है, और यहाँ पे सी कंप्लीट होता है, सी मीन कांस्टेंट। तो ये आपके पास सी क्या है, एक कंप्लीट नंबर है, और वो क्या है आपके पास 6 है। अब देखें यहाँ पे ए 1 है, बी माइनस 7 है, सी 6 है। अब इसमें माइनस में भी आ रहे हैं, प्लस में भी आ रहे हैं। तो ये सारे जो नंबर होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, रियल लाइन पे मौजूद होते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल ये है, और दूसरी आपके पास ये है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 5। अब है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके पास है किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें बी एक्स भी है, इसमें ए एक्स स्क्वायर भी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होती है, इस तरह की होती है कि अगर आपका ये वाला 5 भी इस साइड पे होता तो वो आपकी क्या कहलाती, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती। और वो किस फॉर्म में अगर होती कि अगर आपकी यही इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाती कि 3x का स्क्वायर प्लस 4x, इस 5 को आप उस साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करती, क्योंकि इसकी सारी टर्म इस साइड पे हैं इक्वल टू 0 है, लेकिन इस ये वाले जो है ना, क्योंकि इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी साइड पे गई हुई है, राइट हैंड साइड पे गई हुई है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। इसलिए आप इसको फिर इस तरह जो है ना मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन नॉट स्टैंडर्ड। ओके जी। अच्छा जी, ये तो थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट था। अब उसके बाद अगर इसी इक्वेशन में हम b की जगह पे 0 पुट कर दें, b की जगह पे हम क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें,
तो जो हमारे पास बाकी टर्म बचेगी ax² प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन को हम प्योर इक्वेशन कहते हैं, सॉरी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कैसे, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप इसी इक्वेशन में सिर्फ b की जगह पे 0 पुट कर दें, c 0 ना हो, तो वो जो आपकी बाकी इक्वेशन बचेगी वो इक्वेशन आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल ये है कि x² माइनस 16 इक्वल टू 0। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपका b 0 है, b 0 है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें, देखें यहाँ पे a 1 है और b, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे तो x की टर्म ही नहीं है, यहाँ पे x² है, फिर x है ही नहीं, तो b 0 है, c आपका क्या है, माइनस का 16 है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और दूसरी एग्जांपल है फिर ये वाली कि 4x² इक्वल टू 7, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। और प्योर क्वाड्रेटिक आप इसको फिर इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4x² माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब आपकी बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है कि राइट 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आप कोई सी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। और वो आपके सामने ये लिखी हुई हैं आप लोगों की आसानी के लिए कि ये आपके पास क्या हैं, 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। खैर, अब आते हैं कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आपने उसको सॉल्व करना हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे और उनको किस किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हम इस पर जो है ना अब बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें 2 इसके मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और आप उसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इसका थर्ड मेथड भी होता है, लेकिन वो आगे जाके हम करेंगे, क्योंकि वही मेथड जो है ना वो इसमें से डिराइव होता है थ्रू दिस मेथड। तो बेसिकली इसके 2 मेथड ही हैं, तो पहले हम उनको देखेंगे 1 बाय 1। तो इसके 2 मेथड हैं, और जो फर्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, और जो दूसरा मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसको हम 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है, इसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसकी एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखें, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x इक्वल टू x प्लस 20 बाय फैक्टराइजेशन। अब उसने मेंशन कर दिया है कि आपने इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये गिवन थी इक्वेशन, तो हमने ये लिख दी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपने ऐसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना होगा, मीन कि इस फॉर्म में लाना होगा कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल x² की टर्म हो, फिर आपके पास x की टर्म हो, थर्ड पे आपके पास कांस्टेंट की टर्म हो। लेकिन इसमें देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस साइड पे x² है, फिर x है, फिर दूसरी साइड पे x है और 20 है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपने इनको जो है ना एक साइड पे लेके आना है और इनको प्लस माइनस करना है, और उसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। देखें, हम इसको उठा के इस साइड पे लेके आए तो ये दोनों टर्म्स माइनस में हो जाएंगी। फिर हमने क्या किया है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इस तरह की टर्म नहीं है इसमें। तो -6x है, -x है, -7x हो जाएगा, -20 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद है 3। अब आपने देखना, अगर देखें इसमें तो आपके पास अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपने यहाँ से आगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और
फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है वो किस तरह हम इस पे अप्लाई करते हैं। अब देखें, ये तो आपके पास बन गए है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं इसको थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ ताकि ये वाज़े रहे कि ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है और यहाँ से आगे जो है ना आप चल रहे हैं। अब देखें कि फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, वो हम इस पे कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाली है, देन बी वाली है, एंड पे आपके पास सी वाली टर्म होती है और आपने इसी तरतीब में ही इनको रखना है। आपने करना क्या है, आप फर्स्ट टर्म और एंड वाली टर्म मीन के ए और सी को आपस में करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करें। ये काम जो है ना आपने रफ में करना है, आपने नीट पेपर में ये काम नहीं करना। अगर आपको इसमें आप वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको रफ करना चाहते हैं, तो वो फिर आप एक साइड पे करेंगे। आप इस टर्म को और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास कितना बनता है, वो आपके पास बनता है माइनस का 60x का स्क्वायर। आपने इस पूरी टर्म को उठाना है 3x स्क्वायर को और मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, -20 के साथ। और जब आपने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया है, -60x स्क्वायर आया है। अब आपके पास कौन सी टर्म बच गई है, बी वाली टर्म बच गई है, मिड वाली टर्म बच गई है। अब आपने इसको जो है ना 2 हिस्सों में इसको तोड़ना है, और वो तोड़ना किस तरह है, आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। और वो कैसे बनेंगे, आप इस -7x को इस तरह तोड़ें कि अगर आप इनको दोबारा प्लस माइनस करें तो आपके पास -7x बने। अगर आप उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस का 60x स्क्वायर बने। अब 3x स्क्वायर माइनस, अब ये हमने 2 नंबर चूज़ किए हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपने इस माइनस को भी साथ ऐड करना है। क्योंकि देखें, अगर आप इसको इन दोनों को -12x को और +5x को अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास -7 जो है ना वो रिमेनिंग बचता है, -7x। -12x + 5x कितना आपके पास बचता है, -7x बचता है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, इनको दोनों को, -12x × 5x, तो वो आपको क्या देता है, -60x स्क्वायर देता है। ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आप इन दोनों को प्लस माइनस करें तो आपके पास ये मिड वाली टर्म बने। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला जो रिज़ल्ट है इसके इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल, कि जिसको आपने ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई किया था और वो रिज़ल्ट आपके पास आया था -60x स्क्वायर। तो इनको भी जब आप मल्टीप्लाई करें, जिनके आपने 2 फैक्टर बनाए हैं, तो वो भी आपके पास क्या आना चाहिए, -60x स्क्वायर आना चाहिए। और ये आपका -60x स्क्वायर आ रहा है। तो फिर अगर आप चेक करें थोड़ा सा, अब आपके पास ये 4 टर्म्स बन गई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप फर्स्ट 2 टर्म को देखें, फर्स्ट 2 टर्म में आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप इसको चेक करें तो वो आपके पास आ रहा है 3x आपका कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ से 3 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी आपका 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 4 12 होता है। तो 3x कॉमन आ गया बाहर, यहाँ से कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। और ये अलजबरा का एक रूल है कि अगर दोबारा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऊपर वाली टर्म बनेगी। और फिर आप अगर नेक्स्ट 2 टर्म्स को देखें तो यहाँ से आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x एज इट इज़ आ जाएगा और -4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब आपके पास ये एक जो है ना एक्सप्रेशन बन गया है। अगर आप चेक करें, आपके ये 2 फैक्टर
अगर आपके ये दो फैक्टर सेम आ रहे हैं तो आप ऐसे समझें कि जो आपने फैक्टराइजेशन की है आपकी वो फैक्टराइजेशन ठीक है। तो अब आप चेक करें कि आपके पास यहाँ से ये एक टर्म है और दूसरी टर्म ये है, तो इसमें और इसमें आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, और वो आपके पास है x माइनस फोर। एक्स माइनस फोर इसमें भी मौजूद है और x माइनस फोर इसमें भी मौजूद है। वो आपने कॉमन ले लिया है। जब आपने ये कॉमन ली है तो ये तो बाहर आ गया है कॉमन। यहाँ से कितना बाकी रिमेनिंग बच्चा है, आपके पास 3x बचा है। ये आपका x माइनस फोर बाहर आ गया है, तो आपका यहाँ पे कितना आया है, 5 बचा है। तो आपके पास फिर ये टर्म बन गई है। उसके बाद जो है ना हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि इसको हमने अभी कंप्लीट करना है। अच्छा जी, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। उसके बाद x माइनस फोर इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखें आपके पास दो टर्म्स हैं। एक टर्म आपके पास x माइनस फोर है और दूसरी है 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं और ये दोनों टर्म इक्वल टू 0 हैं, तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। x माइनस फोर इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से पहले x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास क्या आई है, x इक्वल टू 4 एंड 3x इक्वल टू ये 5 प्लस वाला उस साइड पर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने x फाइंड करना है। तो आप क्या कर लें, दोनों साइड पे, इसके दो मेथड हैं, या तो दोनों साइड पे आप 3 को डिवाइड कर लें तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी, या फिर आप ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे 3 मल्टीपल हो रहा है, जब दूसरी साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 5/3 आ जाएगा। तो आपके पास जो इसका जो आपका गिवन क्वेश्चन था या गिवन जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा आपके पास वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, 4 माइनस 3/5। ये सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो इसमें एक बात और भी याद रख लें कि मैंने जो यहाँ पे लिख दिया है ना, 4 प्लस पहले में लिख दिया है और -3 और 5 बाद में लिखा है। तो बेसिकली होता ये है कि आपने माइनस वाली टर्म पहले लिखनी है और प्लस वाली टर्म बाद में लिखनी है, क्योंकि माइनस वाली टर्म छोटी होती है, पहले छोटी टर्म आती है, उसके बाद फिर बड़ी टर्म आती है। यहाँ तक तो था इसका सॉल्यूशन सेट। और अगर आपने चेक करना हो कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, कि जो मैंने इसकी x की वैल्यू निकाल ली है क्या वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करती हैं या नहीं करती, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है। ये मैंने सिर्फ आपको अपना क्वेश्चन चेक करने के लिए बताया है मेथड, कि अगर आप अपना क्वेश्चन चेक करना चाहें कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है तो आप ये वाला प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। और वो होता कैसे है कि जो आपको गिवन इक्वेशन है आप उस इक्वेशन में पुट कर लें, तब भी आपके पास ये नंबर जो है ना वो सेटिस्फाइड करेंगे। या आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी जिससे हम आगे चले थे फैक्टराइजेशन के मेथड को लेके, आप उस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसी गिवन इक्वेशन में ही पुट कर दिए हैं वैल्यूज़, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपको कोई डाउट ना रहे कि कैसे पुट की हैं वैल्यूज़। देखें 1 बाय 1 हम इनको पुट करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। नाउ पुट x इक्वल टू 4 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, तो हम उसमें x इक्वल टू 4 पुट करते हैं। वो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह थी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू x प्लस 20 था। तो हमने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 4 पुट कर दिया है। जब हमने ये 4 पुट किया है तो ये 48 बनेगा, ये माइनस का 24 आएगा, और इनको हमने प्लस किया तो वो 24 आया है। इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो 24 इक्वल टू 24 आ रहा है। मतलब कि हमारी जो पहली वैल्यू थी x इक्वल टू 4 वो बिल्कुल हमने ठीक निकाली है, क्योंकि वो इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रही है, क्योंकि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। अब हम इस वैल्यू को लिए चेक करते हैं, तो इस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस हमारे पास वही है, पुट x इक्वल टू -5/3 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने -5/3 पुट कर दिया है। तो
इसका हम जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 25 और 3 × 3 = 9, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 × 25/9, ये 3 to the 6 होता है, तो इसलिए जो है ना फिर ये 2 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इससे पहले ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 5 10 आ जाएगा इक्वल टू। अब देखें हमने इसका ले लिया है एलसीएम 3 एलसीएम में आ गया है। उसके बाद ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इस 3 को फिर हमने करना होता है इसके साथ मल्टीप्लाई, वो 60 आ गया है। फिर यहाँ पे इनको जो है ना हमने कैंसिल आउट किया है, 3 3 द 9 होता है, 25/3 बच जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो 55/3 आ गया है। तो इसका भी हमने फिर एलसीएम लिया है तो वो कुछ इस फॉर्म में बना है हमारे पास, इक्वल टू ये टर्म फिर एज इट इज़ आ जाएगी। हमने फिर इनको प्लस किया है, जब हमने इनको प्लस किया है तो वो हमारे पास क्या बना है, 55/3 आया है। 55/3 इक्वल टू 55/3, ये भी दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं। मतलब कि आपकी ये वाली जो वैल्यू थी, दूसरी वैल्यू जो आपने फाइंड की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो भी आपकी जो वैल्यू है वो भी एक्यूरेट है। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि आया मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।